Hello everyone and welcome back to my channel Study Assiduously. This is my sixth video in the series of ancient Indian history. As you know, in my last lecture I had taught you the Rig Vedic age as we had started the Vedic age. Today in this lecture we are going to cover the later Vedic age. So let's get started without wasting any more time. So the later Vedic age dates from circa 1000 to 500 BCE. It dates from circa 1000 to 500 BCE. Let us have a look at the political life of the Rigvedic people. Now, here the tribal settlements started being replaced by stronger kingdoms and the royal power increased. The power of the kings, राजाओं का power increase होने लगा later Vedic period में या later Vedic age में. यहाँ हम एक word पहली बार देखते हैं, वो है राष्ट्र. राष्ट्र first appeared in the लेटर वैदिक एज. जैसे कि हमने देखा था कि ऋग्वेदिक एज में वॉर्स फाइट किए जाते थे काउस को लेकर, क्योंकि काउ बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था अर्ली वैदिक एज में या ऋग्वेदिक एज में. पर यहाँ हम देखते हैं कि वॉर्स अब किस बेसिस पे फाइट करने लगे, टेरिटरीज पे अपना कब्जा जमाने के लिए. ठीक है. किंग जो था उसे हम अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जानते थे. जैसे नॉर्थ में उसे विराट के नाम से जाना जाता था, ईस्ट में सम्राट के नाम से जाना जाता था, वेस्ट में उसे हम स्वराट के नाम से जानते थे और साउथ में हम उसे भोज के नाम से, किंग को भोज के नाम से जानते थे. किंग जनरली क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करता था और उसकी ऑफिस हेरिडिटरी हो गई थी. पहले हमने देखा था कि जो रूलर था उसे समिति के द्वारा अपॉइंट किया जाता था और उसकी पोजीशन हेरिडिटरी नहीं थी, पर यहाँ अब किंग की जो पोजीशन है वो हेरिडिटरी होने लगी. और किंग यहाँ पे कंट्रोलर था किस चीज़ का, सोशल ऑर्डर का. किंग को राजसूय, इससे पहले हम एक छोटी सी बात जान लेते हैं. वो है कि यहाँ ब्राह्मणा का पावर बढ़ने लगा. ठीक है. ब्राह्मणा, इससे ये हमें इसका एग्जाम्पल मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मणा में. उसमें हमें पता चलता है कि जो किंग था वो जो ब्राह्मण्स होते थे उसे 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड और कैटल गिफ्ट करते थे. ठीक है. उसके अनोटेशन पे, अनॉइट्स पे. ठीक है. द किंग वॉज एड्रेस्ड बाय डिफरेंट नेम्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. अब हम जाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं हम लोग. सबसे पहले है राजसूय. राजसूय था रॉयल कॉन्सिक्रेशन एंड कन्फर्ड सुप्रीम पावर ऑन द किंग. ठीक है. जब डिक्लेयर होता था किंग, उसका जो कॉन्सिक्रेशन होता था वो होता था राजसूय. उसके बाद है वाजपेय. उसमें चैरियट रेस होता था और ये चैरियट रेस ऐसा होता था कि इसमें पहले से ही ये डिसाइड हो जाता था कि जो रॉयल चैरियट है उसी को जिताना है बाकी सबके चैरियट से. आखिरी में है अश्वमेधा, जो कि बहुत फेमस है. इसमें क्या होता था, एक घोड़े को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था एक लैंड पे, एक एरिया में, और वो घोड़ा जितना लैंड कवर करता था दौड़ के, उसे बीच में कोई नहीं रोकेगा. वो अनइंटरप्टेड दौड़ते रहेगा और वो जितना लैंड कवर करेगा दौड़ते हुए वो पूरा लैंड किंग के कंट्रोल में आ जाएगा. सभा और समिति तब भी थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता था इस टाइम पे. ठीक है. सभा समिति तब भी थोड़ा बहुत, सभा और समिति थोड़ा बहुत, एक सेकेंड, सभा और समिति थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करते थे, पर जो विधाता था वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया. यहाँ पे भी किंग के पास कोई आर्मी नहीं था. जब कुछ वॉर होता था तो वो ट्राइबल यूनिट्स को इकट्ठा करके वही लड़ लेते थे. और ये जो मैंने कहा आपको, ब्राह्मण्स का बहुत ज़्यादा स्टेटस बढ़ गया था. किंग उसे गोल्ड और कैटल गिफ्ट करते थे. जो ब्राह्मण किंग को अनॉइट करता था उस ब्राह्मण को किंग गोल्ड और कैटल गिफ्ट किया करते थे. अब हम देख लेते हैं लेटर वैदिक पीपल का सोशल लाइफ. यहाँ पे भी जॉइंट फैमिलीज एग्जिस्ट करती थी, पर यहाँ की जॉइंट फैमिलीज बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी. जैसे कि बहुत सारे जनरेशन साथ में एक फैमिली में रहा करते थे और जो फैमिली था या जो सोशल सिस्टम था वो पैट्रियार्कल था. मतलब जो फादर थे वो
ऑथोरिटेटिव पोजीशन में थे। और यहाँ हम दो जगह है या फिर दो साइट्स है जहाँ हमने जैसे कि अत्रजिकहेरा एंड अहिच्छत्रा जो कि यूपी में है, यहाँ हमने एविडेंस देखी है कि कम्युनल फीडिंग भी होती थी, मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों को खिलाया जाता था। तो यहाँ धीरे धीरे वुमेन का जो स्टेटस है वो डिक्लाइन करने लगा। जो वुमेन का स्टेटस है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, डिक्लाइन करने लगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ इंस्टेंसेस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज आ गई थी। उसी के साथ जो वुमेन का पोजीशन था वो सिर्फ घर के कामों के लिए और सबऑर्डिनेट हो गया। वुमेन वर कन्फाइंड ओनली टू देयर हाउस होल्ड कोर्स। उनकी जो इम्पोर्टेंस थी सोसाइटी में वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। कुछ लोग यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट्स हैं उनमें एक बेटी को कहा गया है कि वो सोर्स ऑफ ऑल सॉरोज है। ठीक है, अभी से यहाँ पे वुमेन की कंडीशन इतनी डिटोरिएट होने लगी। फिर यहाँ राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशल डिफ्रेंसिएशन होने लगा। वर्ण सिस्टम जो था वो और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। जो ब्राह्मण्स सबसे हाई रैंक के होते थे, फिर क्षत्रियाज या जो राजा रहते थे, फिर वैश्यास जो बिजनेस मर्चेंट्स, रिच मर्चेंट्स, और लास्ट में शूद्रास जो कि स्लेव्स या पेजेंट्स रहते थे। यहाँ आश्रम सिस्टम भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, जो मैंने आपको ऋग्वेदिक में भी पढ़ाया है। आश्रम्स जैसे कि क्या क्या आश्रम्स हुआ करते थे। पहला सबसे ब्रह्मचार्य जिसमें वो स्टूडेंट लाइफ जीता था मैन, फिर गृहस्थ जिसमें वो एक हाउस होल्डर का काम करता था, फिर वनप्रस्थ जब वो एक हर्मिट होके जंगल में चला जाता था, और लास्ट संन्यास जब वो अपने लाइफ का सब कुछ त्याग देता था, सब खुशी, सब लग्जरी, सब प्लेजर्स त्याग देता था। इस सोसाइटी को बेसिकली वर्ण, आश्रम और धर्म सोसाइटी कहा जाने लगा। वर्ण, आश्रम और धर्म सोसाइटी। यहाँ हम देखते हैं एक और चीज़ का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, वो था गोत्र। गोत्र क्या होता है? गोत्र जो लोग एक गोत्र के होते हैं, जो बहुत सारे लोग एक गोत्र के माने जाते हैं, जैसे ये सारे लोग हैं, अगर ये एक गोत्र के हैं इसका मतलब ये कि इनके जो सारे एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन है, इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन है। एक गोत्र में होने का ये मतलब है दैट डिसेंड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। यहाँ हम चंद्रयाना पेनिस के बारे में भी देखते हैं। चंद्रयाना पेनिस क्या है? ये उन मैन के लिए एक पनिशमेंट हुआ करता था जो कि अपने सेम गोत्र की विमेन से शादी कर लेता था। ठीक, फिर यहाँ कास्ट एक्सोगेमी भी है कि शादी जो है वो अपने कम्युनिटी के बाहर भी किया जाता था, पर यहाँ हमने रिजिड सोशल हायरार्की देखा है। जो कि सोशल हायरार्की था वो बिल्कुल ही रिजिड हो गया था, बिल्कुल फ्लेक्सिबल अब नहीं रहा था, अब बहुत ज़्यादा कास्ट डिफ्रेंसिएशन होने लगा। और अब हम चलते हैं अपने लेटर वैदिक एज के इकोनॉमी की तरफ। हाँ, तो ये भी एग्रीकल्चरल सोसाइटी था जहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती थी। मतलब क्या? कल्टीवेट किया जाता था और उसके साथ साथ कैटल भी हर्ड किए जाते थे। कैटल भी हर्ड कहाँ गया? कैटल भी हर्ड किए जाते थे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं मेंशन ऑफ अ गृहपति। गृहपति कौन होता था? हेड ऑफ हाउस होल्ड हु ओन द लैंड, जो कि हाउस होल्ड का मुखिया होता था और वो वही होता था ओनर ऑफ द लैंड। ठीक है, उसे हम गृहपति कहते हैं। यहाँ जो बेसिक क्रॉप्स थे वो थे राइस और वीट। राइस को इनके लैंग्वेज में जो मेंशन किया गया है, राइस को कहा गया है व्रीहि और वीट को कहा गया है गोधुमा। राइस को कहा गया है व्रीहि VRIHI और वीट को कहा गया है गोधुमा GODHUMA। ठीक है, और ये जो और यहाँ दूसरे क्रॉप्स भी ग्रो किए जाने लगे, जैसे कि पल्सेस हो गए, लेंटिल्स, मिलेट, शुगर केन। ठीक है, यहाँ हम मेंशन देखते हैं तिल के तेल का भी। तिल क्या होता है? एक उस टाइम का वेजिटेबल ऑयल था। वेजिटेबल ऑयल तिल से ही डराइव किया जाता था। इनकी सोसाइटी रूरल थी, मतलब बेसिकली विलेज बेस्ड, और इस फेज के एंड में, मतलब लेटर वैदिक पीरियड के एंड में अर्बनिज्म धीरे धीरे इमर्ज करने लगा। फिर यहाँ हम देखते हैं बिगिनिंग द यूज़ ऑफ आयरन। अब तक आयरन वॉज टोटली अननोन, पर अब ये लेटर वैदिक एज में लोग आयरन
की भी यूज़ करने लगे और आयरन को इनके लैंग्वेज में कहा जाने लगा कृष्णा आयास या श्याम आयास। ठीक, इनके टाइम पे जो पॉटरी जो मेन पॉटरी थी वो थी पेंटेड ग्रेवेयर, पर इसके अलावा पहली आई हुई पॉटरी जैसे कि ब्लैक एंड रेड वेयर या ब्लैक स्लिप्ड वेयर या रेड वेयर पॉटरी भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, पर इनका मेन जो था वो था पेंटेड ग्रेवेयर, इसे आप याद रखिएगा। फिर आते हैं हम इनके जाने माने मेटल्स देख लेते हैं हम लोग। टिन, सिल्वर, लेड, आयरन, गोल्ड, ब्रॉन्ज, गोल्ड कॉमा दे दीजिएगा यहाँ पे, ब्रॉन्ज, कॉपर। फिर ये लोग एक और कला से अवगत थे, वो थे ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। इन्हें ग्लास मैन्युफैक्चरिंग भी आता था। गिल्ड ऑफ मर्चेंट्स को कहा जाता था श्रेष्ठ हिंस, या ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स को कहा जाता था श्रेष्ठ हिंस। वही निष्का गोल्ड कॉइन इन लोग में भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। जैसे हमने देखा था ऋग्वेदिक पीरियड में कि शायद हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स, ठीक है, पर यहाँ अब वेगन्स पुल किए जाने लगे बाई ऑक्सन। उसके बाद यहाँ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस भी होने लगी, और जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस था वो कौन करता था? संग्रहित्री कलेक्शन ऑफ टैक्सेस करता था। उसके बाद फिर इनका रिलीजियस लाइफ आखिरी में देख लेते हैं। जो इंद्रा और विष्णु का स्टेटस था, जो कि इंद्रा और अग्नि का स्टेटस था ऋग्वेदिक एज में, वो अब लेटर वैदिक एज में डिक्लाइन होने लगा। इनकी इंपॉर्टेंस अब कम हो गई। अब इनका एक नया गॉड इमर्ज हुआ, वो था प्रजापति, जो कि क्रिएटर माने जाते थे और इनके सबसे सुप्रीम गॉड हुआ करते थे। विष्णु भी समवॉट प्रोमिनेंट थे। ही वॉज नोन एज द परसिवरर एंड प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। रुद्र गॉड ऑफ एनिमल थे। आइडोलेटरी या आइडल वर्शिप अब अपीयर होने लगा। पुषान जो थे, जो कि कैटल्स के भगवान माने जाते थे, हु यूज्ड टू लुक आफ्टर कैटल्स, अब ये सिर्फ शूद्र ही इसकी पूजा करते थे। जो हायर कास्ट के लोग थे वो पुषान की पूजा नहीं करते थे। यहाँ बहुत प्रोमिनेंट था कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस। यज्ञास परफॉर्म किए जाने लगे, जिसके लिए एनिमल्स का बलि देना, किलिंग ऑफ एनिमल्स बहुत लार्ज स्केल में होने लगा। कुछ इंपॉर्टेंट यज्ञास या कुछ इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइसेस है अश्वमेधा, वाजपेय या राजस्व। इनके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। अब हम लोग चलते अपने आखिरी टॉपिक पे, जो कि कंक्लूजन है कि लेटर वैदिक एज के एंड में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आने लगा कॉमन लोगों का। किसके खिलाफ? प्रीस्टली डोमिनेशन के खिलाफ और उनके कल्ट्स और सैक्रिफाइसेस के खिलाफ। स्पेशली कहाँ? इन द लैंड्स ऑफ पंचाला एंड वैदेहा, जहाँ पे कि उपनिषद क्या थे? इंटीग्रेशन ऑफ और यूनियन ऑफ आत्मन विथ ब्राह्मण, ठीक है, भगवान के साथ अपने आत्मा का यूनियन, उसे हम उपनिषद कहते हैं। तो इन लैंड्स में स्पेशली जो उपनिषद हैं बने थे और यहाँ से ज़्यादा ही रिएक्शन आने लगा प्रीस्टली डोमिनेशन के अगेंस्ट, और यही एक मेन रीज़न था फॉर द emergence of the two great religions, that is Jainism and Buddhism। फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं और उसका हमें सोर्स कहाँ से मिला या वो कॉन्सेप्ट हमें कहाँ से मिला है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है गोत्र हमें मिला है अथर्ववेद से। उसके बाद आता है पुरुष सूक्त हिम, जो कि फोरफोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी जिसमें मेंशन्ड है, ये आता है ऋग्वेदा के 10th मंडल में। फिर हम देखते हैं फर्स्ट थ्री आश्रमास है जैसे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वनप्रस्थ, ये हम देखते हैं छंदोग्य उपनिषद में। फिर है 4 आश्रमास, जो चारों आश्रम है जिसमें ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्था के साथ सन्यासा भी जोड़ दिया गया है, वो हम देखते हैं जबाला उपनिषद में। फिर आता है संसारा, जिसको हम ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल भी कहते हैं, ये हम देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में। फिर आता है सभा और समिति, जो कि ट्विन डॉटर्स है प्रजापति के, वो हम देखते हैं अथर्ववेदा में। उसके बाद आता है सत्यमेव जयते, ये हमने उसी दिन पढ़ा था, मंडूक्य उपनिषद।
फिर है डॉक्ट्रिन ऑफ त्रिमूर्ति, वो हम देखते हैं मैत्रियानी उपनिषद में। फिर आता है ग्रेट फ्लड, ये हम देखते हैं सतपथा ब्राह्मणा में। फिर क्षत्रियास प्रेसिडेंस ओवर ब्राह्मणास, जो कि हम देखते हैं अत्रेय ब्राह्मणा में। फिर है मेंशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सीज, जो हम देखते हैं सतपथा ब्राह्मणा में। और लास्ट में है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जो हम देखते हैं ऋग्वेदा के 10th मंडल में। तो यहाँ हमारा वैदिक एज भी कंप्लीट होता है। अब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे, जो कि है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, मेरे अगले वीडियो पे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज़ अगर कुछ कंप्लेंट्स है तो प्लीज़ कमेंट पे मुझे बताइए, अगर मैं कुछ सुधार कर पाऊँ अपनी वीडियो में। तो ये मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ पहले भी, यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरी वीडियोज़ रहेगी मेरी, जिसमें मैंने सबसे पहला टॉपिक एंशिएंट इंडिया शुरू किया है। मैंने कोशिश करनी है कि मैं सारे टॉपिक्स को कवर कर दूं, सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर दूं। आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कम से कम, और वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो का। और ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए, प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में कहा है कि सिर्फ इन वीडियोस को देखिए मत, इनकी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन्हें बहुत शॉर्ट नोट्स के तौर पे आपके सामने पेश किया है। तो अगर आप इसे देखते देखते लिखते भी रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, आई एम श्योर, और आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप supporting and wait for my next video on Buddhism and Jainism. Thank you so much.